सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ मैं सुभाष सैनी। सबसे पहले तो सभी मेरे दर्शक जो मेरे को लाइव देख रहे हैं उन सभी को नवरात्र की बड़ी शुभकामनाएं। जय माता दी। आज हमारे बीच जो शख्सियत है दोस्तों, किसी जान पहचान की मोहताज नहीं। वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस से हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीकांत जी आपका स्वागत करता हूं हमारे न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष जी। तो दूसरी बात सर, मैं आपसे आज तड़क वो सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, सबसे पहला सवाल मेरा लक्ष्मीकांत जी, क्या बीजेपी किसानों को गुमराह कर रही है? देखिए साहब, बीजेपी कांग्रेस जो है किसानों को केवल गुमराह नहीं कर रही, गुमराह करने का तो मामला एक अलग आ गया है। बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगाती है किसानों को गुमराह करने का, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को तबाह और बर्बाद कर रही है। गुमराह करना तो एक अलग मामला होता है, गुमराह से इंसान वापस आ सकता है, लेकिन तबाही और बर्बादी के बाद कोई इंसान वापस नहीं आ सकता। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसान को गुमराह नहीं बल्कि बर्बाद कर रही है। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या किसान रैली को लेकर बीजेपी साम दंड भेद की नीति अपना रही है, और कांग्रेस का क्या रुख रहा है पूरी इस रणनीति पर किसानों की? कौन सी किसान रैली के बारे में बात कर रहे हैं? जो किसान अभी सड़कों पर उतरे हैं, और किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन, हाँ जी किसान आंदोलन के आप ले लीजिए, 10 सितंबर का वाकया लीजिए। किसान जो संगठन है उन्होंने कम से कम 20 दिन पहले, जब ये अध्यादेश का मामला चला था केंद्र सरकार के अंदर, तो किसान संगठनों ने 10 सितंबर को पीपली के अंदर एक रैली करने का, प्रदर्शन करने का मामला दिया था और सरकार के संज्ञान में दिया था। बहुत पहले सरकार को बताया था कि 10 सितंबर को हरियाणा का जो किसान है वो पीपली के अनाज मंडी में इकट्ठा होगा। बदकिस्मती ये है कि सरकार को उनकी आवाज सुनने की बजाय सरकार ने उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जबरन रैली करने से रोका गया। हालांकि बाद में किसान की शक्ति जीती है, कांग्रेस की शक्ति जीती है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। और ये कांग्रेस और किसान की जीत का मामला था कि 10 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो एक देसी कहावत है कि भला गठे भी खाना और जूत भी खाना, वो दोनों खा करके किसान को रैली करने की इजाजत पीपली में दी। उसके बाद का मामला यही नहीं निपटता है। उसके बाद किसानों के ऊपर जगह जगह जहां जहां भी किसान का धरना प्रदर्शन चला है इन अध्यादेशों को लेकर के, खुद मैं उसमें शामिल हूं कि मैंने वो लगातार पिछले 1 महीने से मैं किसान की आवाज उठा रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से उठा रहा हूं, मीडिया के माध्यम से जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पर किसान, सरसा के किसान वो प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए पहुंचे हैं, तो वहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको प्रदर्शन से उठाया गया, भगाया गया। यही वाकया जो हरियाणा सरकार में इस वक्त बिजली मंत्री हैं श्रीमान रणजीत सिंह चौटाला जी, और कमोबेश वो भी उसी परिवार से आते हैं, उनके पास जब हरियाणा का किसान गया तो उस पर भी लाठीचार्ज की गई। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नुमाइंदे, अनिल विज साहब ले लीजिए, सरकार के गब्बर सिंह जिनको कहते हैं, कंगना राणावत के बारे में बोलने का उनके पास समय है। कंगना राणावत का जो मकान टूटता है, ऑफिस टूटता है, उसके कहीं छोटी मोटी खरोंच आती है उसके मकान को, तो अनिल विज के पास उस पर बयान देने के लिए समय है। दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान पर जब लाठीचार्ज होता है, किसान पर जब हमला किया जाता है, किसान के सम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है, वहां पर अनिल विज के पास समय नहीं है कि वो ट्वीट तक भी कर सके। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं और कहना चाहता हूं सरकार को कि या तो सरकार सुधर जाए, वरना तो हरियाणा का किसान, इस देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को सुधार करके दम लेगा। अब किसान दबने वाला नहीं है। एक मुद्दा और है इसके अंदर, बीजेपी नेता, उसका बेटा जो कुरुक्षेत्र से हैं बीजेपी नेता सुभाष सुधा जी, उनका लड़का है, उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी किसानों को। क्या उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की जब ट्रैक्टर रैली निकाली? डीसी साहब को ज्ञापन यहाँ सौंपा। देखिए साहब, 2 जगह का मामला मेरे संज्ञान में है। कुरुक्षेत्र का मामला है, हमारे साथी है, भाई है, मेरे रहे हैं भाई सुभाष सुधा जी, मेरे साथ ही काम करते थे 2014 तक, विधायक हैं। उनके पुत्र ट्रैक्टर निकाली, जो यहाँ पर निकाली थी, हमने देखा था यहाँ पे। और मतलब कमोबेश बात क्या थी कि मैं उधर से गुजर रहा था, किसी भी ट्रैक्टर पर 2 आदमी नहीं थे, हर ट्रैक्टर पर एक ड्राइवर था। और इस मामले में बड़ा साफ तौर पे कहता हूं कि ट्रैक्टर आज केवल किसान के पास नहीं है, किसान का साधन ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर आज मिट्टी ढोने के भी काम में लाया जाता है, ट्रैक्टर लक्कड़ ढोने के काम में भी लगता है, ट्रैक्टर रेता बजरी ढोने के ढुलाई में भी काम आता है।
आज ट्रैक्टर 10 काम में लिया जाता है, किसान का सिंबल नहीं है ट्रैक्टर। आज जो लोग उस वक्त उस रैली में शामिल थे, जाहिर तौर पर वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़ा हो ही नहीं सकता। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 9 अक्टूबर को सोनीपत के अंदर इनकी एक रैली थी, धनखड़ साहब ने रैली की थी, किसान रैली, धन्यवाद रैली के हिसाब से। पहली बात तो मेरे को अब तक ये समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो धन्यवाद किसका कर रहे हैं। वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं 3 अध्यादेशों के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए, या किसान का धन्यवाद कर रहे हैं किसान की तबाही के लिए। मतलब किसका धन्यवाद कर रहे हैं? और अगर किसान धन्यवाद कर रहा है तो सोनीपत का नजारा मैंने देखा, मेरे पास आज भी मेरे फोन में वो वीडियो क्लिप्स बने हैं, टेलीविजन चैनल्स के जो हैं, आप लोगों के माध्यम से आए हैं, कि जो लोग उस किसान धन्यवाद यात्रा में शामिल हुए हैं, जो किसान शामिल हुए हैं, वो बड़े साफ तौर पर कह रहे हैं साहब कि देखिए, नंबर 1 तो हम भाईचारे में चले आए। अब मान लिया मैं कहीं जाता हूं, कुछ लोगों के मेरे साथ अटैचमेंट है, वो सरकार के लिए नहीं, वो मेरी खातिर चलेंगे। कुछ लोग किसी नेता के साथ व्यक्तिगत रूप से, देखिए हरियाणा है, हरियाणा के अंदर एक कहावत बड़ी अच्छी है कि भाईचारा हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा माना जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम भाईचारा निभाने के लिए यहाँ रैली में आ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैसे दिए गए, खुद वो लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए गए, हमें पैसे दे करके रैली के अंदर लेकर के आया गया है। तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस रैली में आए हैं तो क्या आप इन अध्यादेशों का समर्थन करते हैं, तो जो लोग पैसे दे करके आए थे या जो लोग भाईचारे में आए थे, वो लोग बड़े साफ तौर पर ऐलान करते हैं कि रैली में बेशक आए हैं, किसी कारण से आ गए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये है किसान धन्यवाद रैली, चाहे वो यहाँ का विधायक साहब निकालते हो और चाहे सोनीपत में खट्टर साहब निकालते हो, ये उस रैली का सच है। बड़ौदा चुनाव को लेकर योगेश्वर दत्त की पत्नी का बयान सभी ने सुना, मैंने भी सुना खुद में सोशल मीडिया पर। उन्होंने सीधा ये कहा कि आप बीजेपी को ना देखें, सिर्फ मेरे पति को देखें। क्या वहां पे बीजेपी और योगेश्वर दत्त कारण क्या रहा? देखिए साहब, जो सियाना आदमी होता है ना, वो वक्त पहचान लेता है। ये हरियाणा की कहावत है, मेरे बुजुर्गों की कहावत है कि सियाना आदमी वक्त पहचान लेता है। मेरा इस बयान को लेकर के सिर्फ एक ही कहना है कि योगेश्वर दत्त की पत्नी, मैं समझता हूं कि एक सियानी औरत है, सियानी महिला निकली, वो वक्त को पहचान गई। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाश, सत्यानाश बिल्कुल निश्चित है। बड़ौदा चुनाव उसकी एक झलक है, वो उसको पता चल जाएगी। इसीलिए उसने एक मार्मिक अपील जारी की है। उसने सहारा लिया है किस चीज का? एक महिला होने का। उसने सहारा लिया है एक खिलाड़ी के मान सम्मान का। योगेश्वर दत्त को जो मान सम्मान दिया था वो कांग्रेस सरकार ने दिया था, जो उनको ओहदा दिया था वो कांग्रेस सरकार ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगेश्वर दत्त को बेरोजगार किया, उनका पद छुड़वाया, चुनाव लड़वाया। और चुनाव भी भैया देखिए, आप किस जगह पर उसको चुनाव लड़वाते हो? आज हरियाणा के अंदर जातीय समीकरण सबसे बढ़कर है पूरे देश के अंदर। कहीं भी चले जाइए, चुनाव जातीय समीकरण पर आज का चुनाव निश्चित है। ये कहने की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात भी नहीं है। सब जानते हैं कि आज हरियाणा के अंदर, देश के अंदर हर हिस्से में जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ा जाता है। बड़ौदा के अंदर जब 2019 में चुनाव आया तो योगेश्वर दत्त की बलि मैं कहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर ने दी कि वहां पर किस गढ़ के अंदर उसको चुनाव लड़वाया गया। वो हार गया, निश्चित थी उसकी हार। अब दोबारा जब योगेश्वर दत्त की पत्नी समझ चुकी है कि हरियाणा का नंबर 1 तो किसान बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने को तैयार बैठा है। हरियाणा का आम नागरिक, किसान की छोड़िए आप, व्यापारी हो, छोटा दुकानदार, कर्मचारी हो, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10 गिने चुने घरानों को लेकर के जो नीतियां बनाई है, सिर्फ अंबानी को, अडानी को, रामदेव को, विजय माल्या जैसे लोगों को बसाने के लिए और बाकी पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए जो पॉलिसी बनाई है नरेंद्र मोदी ने, उसी का अनुसरण खट्टर साहब करते हैं। उसी की झलक हरियाणा में दिखाई देती है। आज हरियाणा का दुकानदार, देश का दुकानदार, मैं कहता हूं कुरुक्षेत्र की बात मैं करता हूं, कुरुक्षेत्र का जो 70% दुकानदार है वो दुकान पर खाली बैठ करके सुबह से शाम तक घर चला जाता है। भैया वही नजारा बड़ौदा में मिलेगा। जब दुकानदार खाली है, जब व्यापारी खाली है, जब किसान तबाही के कगार पर पहुंच चुका है, जब युवा को नौकरी नहीं है। अभी खट्टर साहब का नजारा है, डी ग्रुप के अंदर पता लगा है कि कुछ लोग इन्होंने पहले लगाए थे जब जींद का उपचुनाव हुआ था। अब उनमें से पता चला है, मुझे जानकारी मिली है कि 1300 लोगों को, कुछ स्पोर्ट्स कोटे के जो लोग थे उनको निकाला गया है। क्या नॉनसेंस है यार, अपनी सरकार में खुद लगाते हो, खुद ही बेरोजगार करते हो, ये कैसा ड्रामा है, क्या तमाशा है ये? लोग इस बात को समझ चुके हैं और बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होना निश्चित है।
कुरुक्षेत्र की बात मैं करूं तो आप कुरुक्षेत्र की सड़कों का हाल आप देख रहे हो। आपने भी सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठाया। सड़कों के अलावा ब्रह्म सरोवर का एक मुद्दा आपने उठाया, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। कई चैनलों ने आपका वो मुद्दा जो है अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया। आप क्या कहना चाहोगे इन सड़कों का जो 4 साल से पेंडिंग में पड़ी है, और ब्रह्म सरोवर के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो उन चैनलों का धन्यवाद करता हूं, आप जैसे भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने, क्योंकि आज के वक्त में राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे इतने इस कदर भारी पड़ चुके हैं कि लोकल मुद्दों में कहीं ना कहीं दबकर रह जाते हैं। मैं आप जैसे भाइयों का, आप जैसे साथियों का, जहां जहां पर मेरा मुद्दा चला है, तमाम मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, जिन्होंने मेरा ब्रह्म सरोवर का, इन सड़कों का मुद्दा उठाया है, किसानों का मुद्दा उठाया है। 3 मुद्दे मैंने पिछले 1 महीने से उठाए हुए हैं। वो कुरुक्षेत्र की सड़कों का मुद्दा है, वो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का मुद्दा है और किसान का मुद्दा है। तीनों मुद्दों को मीडिया ने पूरी तरह से किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन मीडिया पर उन मुद्दों को उठाने का जो असर है कि सरकार पर या प्रशासन पर कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर प्रशासन और सरकार की आंखों में शर्मिंदगी एक झलक होगी तो वो कहीं ना कहीं खबरों पर ध्यान देगी। तो किसान का मुद्दा उठा है साहब। किसान आज भी, हालांकि मुद्दा उठा जरूर है, जीरी जरूर उठी है, लेकिन पेमेंट आज तक भी उसकी नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहां तक ब्रह्म सरोवर का मामला है, अब देखिए साहब, कुरुक्षेत्र एक ऐसा शहर है, वैसे तो इन लोगों की आदत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कांग्रेस की झूठन खाने की। कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर ले जाने के लिए प्रयास कांग्रेस ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुरुक्षेत्र की छवि को धूमिल किया है पूरे विश्व के अंदर। किस तरह से साहब? कुरुक्षेत्र 2 चीजों से जाना जाता है। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की जो यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, पूरे विश्व में उसका नाम है। दूसरा, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है, हम इंग्लैंड में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, आप कहीं भी रहिए, आपको कहीं भी आपके जो जानकार लोग होंगे, वो जब कुरुक्षेत्र का नाम आते हैं, कुरुक्षेत्र का जिक्र ही आता है। कुरुक्षेत्र कौन सा भाई? बोले जहां पर ब्रह्म सरोवर है, जहां पर एक बोला यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र में, इस नाम से कुरुक्षेत्र जाना जाता है। और दोनों ही चीजों का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 4-5 महीने से एक वाइस चांसलर हरियाणा की सरकार नहीं लगा पाई, तो ऐसी सरकार को क्या सत्ता में बने रहने का हक बनता है क्या? अब 4 महीने में, 5 महीने में एक यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर नहीं लगा सकते। क्या मजबूरी है? क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या वजह है उसकी? ये सरकार जाने। लेकिन इससे मैं मानता हूं कि कुरुक्षेत्र की जनता का अपमान है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं उनका अपमान है, और इसकी जो नुकसान है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उठा रहा है लगातार। दूसरा मुद्दा आपका ब्रह्म सरोवर का आता है। आप कहते हो साहब कि चलो मान लिया कि आपने कुरुक्षेत्र को जो है वो विश्व के मानचित्र पर दर्शाया है। मैं एक डिबेट में था, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, जब उनसे बात विकास की करते थे, जब उनसे बात डेवलपमेंट की करते थे, वो छाती पीटकर एक बात कहते थे कि मेरे कुरुक्षेत्र के गीता के श्लोक लंदन में सुने जाते हैं। अगर वो व्यक्ति कहीं आपका चैनल इस वक्त देख रहा है, मैं उस भाई को कहूंगा कि कहीं अब आपकी आंखों में शर्म है, लाज है, हया है दोस्त। जिस चैनल पर आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि जब मैं बात करता था विकास की, जब मैं बात करता था सड़कों की, वो जवाब देते थे कि कुरुक्षेत्र के गीता के श्लोक लंदन में सुने जाते हैं। अगर गीता के श्लोक लंदन में सुने जाते हैं भाई, तो ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें भी तो लंदन में दिखती हैं। ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें भी तो अमेरिका में दिखाई देती हैं। ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाती हैं। ब्रह्म सरोवर का जो हाल है, मैंने रात में उसके वीडियो बनाए हैं, क्योंकि 4-5 दिन ये मुद्दा चला है ब्रह्म सरोवर का मीडिया के अंदर, जो मैंने उठाया था। लेकिन मैंने देखा उसका कोई असर सरकार के ऊपर नहीं है, प्रशासन पर नहीं है। मैं एक अधिकारी का बल्कि नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, एक अधिकारी ने मुझसे 2 दिन पहले एक बात कही है कि शर्मा जी आप मतलब क्यों इस मामले को हवा दे रहे हैं? तो मैंने उसे कहा था भाई, तो जब मामला चलते पानी का आया था कि आज से 3-4 साल पहले सरकार ने चलते पानी के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे थे। वो यहाँ के नुमाइंदों ने खाए, प्रशासन ने खाए, खट्टर ने खाए, किसने खाए वो अब तक पता नहीं है। लेकिन जब ये बात मेरी 2-3 दिन पहले एक अधिकारी से, उन्होंने कहा कि शर्मा जी चलता पानी संभव नहीं है, तो मैंने कहा यार चलो छोड़िए, पहली बात अगर चलता पानी संभव नहीं था तो आपने ये मुद्दा किया क्योंकि अब से ब्रह्म सरोवर में चलता पानी आएगा। अगर वो आपने चलो मान लिया कि आपने पैसे खाने थे, करोड़ों रुपया डकारना था, आपने डकार लिए, कम से कम इतनी तो शर्म कीजिए यार कि पूरा ब्रह्म सरोवर काई से भरा पड़ा है, उसमें नहाने जाओगे तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, काई में पैर फिसल सकता है, कोई भी व्यक्ति की जान जा सकती है। गंदगी इतनी है साहब कि जब वहां पर शाम को सैर करते हैं, मैं भी 30-35 साल से लगातार वहां पर सैर कर रहा हूं, बदबू आती है पानी से। सोचिए कि आप ब्रह्म सरोवर को विश्व के मानचित्र पर ले जाने की बात करते हैं। अगर विश्व से पर्यटक लोग कुरुक्षेत्र में घूमने आए हैं
और ब्रह्मस रोड पे गए हैं, तो वो कैसे वहां से जाएंगे और क्या छवि कुरुक्षेत्र की लेकर के जाएंगे? ये सरकार के माथे पर कलंक है और यहाँ के नुमाइंदों के माथे पर कलंक है, जो कुरुक्षेत्र का ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, जो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का विकास हमने कर दिया है। भैया, आपके विकास की झलक कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर ही काफी है, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुद्दा आज यूं का यूं है। कुरुक्षेत्र की कुत्सित तस्वीर, भद्दी तस्वीर, गंदी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर, मैं कहूंगा कि जानबूझकर कुरुक्षेत्र को विश्व में बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रही है। क्या ब्रह्म सरोवर की सफाई तक नहीं करवा सकते? इतनी गंदगी, इतनी काई वहां पर है। गीता जयंती पर हर साल वहां पर पत्थर लगाए जाते हैं साहब। कौन सा ऐसा पत्थर है यार? मेरे घर में भी पत्थर लगे हुए हैं, मेरे ड्राइंग रूम में पत्थर लगे हैं, 2007 में लगे थे, 13 साल तो निकल गए, अब तक तो कुछ बिगड़ा ही नहीं उनका। ब्रह्म सरोवर पर ये कौन से पत्थर लगते हैं जो हर साल लगाने पड़ते हैं? और अब तो मजे की बात यह है कि जो पिछला जो गीता जयंती गई है, तब के टूटे हुए पत्थर आज तक वहां पर यूं के तो पड़े हैं। परमात्मा ही जानता है कितना उनका बजट बना होगा, परमात्मा जानता है वो बजट गया कहां होगा, और ये भी परमात्मा ही जानता है कि अब उन्हीं पत्थरों का बजट इस गीता जयंती पर, जो कि अब आने वाली है, कितना बनाएंगे ये लोग। आपने कुरुक्षेत्र की सड़कों का मामला उठाया साहब। ऐसी नालायक, निकम्मी, बेशरम, बेहया, निर्लज सरकार और ऐसे बेशरम, बेहया, निर्लज नुमाइंदे मैंने अपनी जिंदगी अंदर कभी देखे नहीं। मेरी 50 साल की उम्र हो चुकी है और मैं 26 साल से राजनीति में भी हूं। इतने नालायक लोग मैंने राजनीति में कहीं नहीं देखे, इतने बेशरम लोग राजनीति में कहीं नहीं देखे कि जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी कह लो, जो मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। 3 साल का अरसा, 3 साल का अरसा कुरुक्षेत्र में एक सड़क, थर्ड गेट से पिपली तक 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इतना ज्यादा से ज्यादा इतना ये एरिया बनता है साहब। कुरुक्षेत्र के अंदर एकमात्र सड़क है जो शहर के बीचों बीच जाती है और जिसको हम शहर की हार्ट लाइन बोलते हैं। 3 साल में जो सरकार, जो नुमाइंदे 7 किलोमीटर की सड़क ना बना सके, ऐसे नुमाइंदों की आंखों में शर्म हया है ही नहीं है। क्या उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक बनता है? आज कुरुक्षेत्र की सड़क का हाल देखिए साहब आप। दुकानदार परेशान है, जो वहां से वाहन गुजरते हैं वो परेशान है। कितने ही वाहन वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। पत्थर जब वाहन गुजरता है, पत्थर वहां पर डाल दिए, पत्थर उछल के दुकानदार के शीशों पे लगता है। कितने शीशे दुकानदारों के वहां से टूट चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह, कोरोना काल के अंदर जब पूरी दुनिया में एक सिस्टम चला हुआ था कि डस्ट से कोरोना चलता है, डस्ट से कोरोना फैलता है, कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी केस आए हैं, जितना भी कोरोना के मामले आए हैं, मैं उनके लिए यहाँ के नुमाइंदों को जिम्मेदार मानता हूं कि कुरुक्षेत्र में एक केस भी कोरोना का नहीं आ सकता था अगर कुरुक्षेत्र के अंदर ये माहौल ना आता धूल मिट्टी का। अगर धूल मिट्टी का कोई माहौल है तो यहाँ के स्थानीय नुमाइंदों की वजह से है। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी जाती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना की जिम्मेदारी लें, और सत्ता में तो बने रहने के लोगों को कोई हक बनता नहीं है। मैं एक मुद्दा और बता दूं, कई दिनों से हमने भी लगातार, हम भी अपने चैनल के माध्यम से एक नाले का मुद्दा उठाया हुआ है। पिपली के अंदर एक नाला बन रहा है जो पैराकिट से लेकर और इधर पुलिस लाइन तक है, लेकिन वहां पर एक बिल्डर है, उसकी बिल्डिंगें हैं, काफी दुकानें हैं, एक ही मालिक है उनका। वहां पर आकर प्रशासन ने उसको इतनी छूट दे दी कि वो नाले का जो लेवल है, बिल्कुल उसकी बिल्डिंग जो है बहुत नीचे है, उसका करोड़ों का नुकसान हो सकता है उस दुकानदार का यदि वो नाला ऊंचा गया। प्रशासन इतना मजबूर हो गया कि वहां पर जाकर बिल्कुल झुका दिया, और कई दिनों से हम चैनलों पर दिखा रहे हैं लगातार। और उसके अलावा जेई से भी मिले हैं हम वहां पे जाके, जेई तो मिला ही नहीं, उसका फोन नंबर भी नहीं मिल रहा था। उसके अलावा सर हम एसडीओ से मिले, एसडीओ ने आरोप लगाया कि एक्शन साहब जवाब देंगे नाले के ऊपर। मुझे तो पता नहीं, एक्शन साहब को कहा तो एक्शन साहब कहते हैं डीसी मैडम का आप बयान लो। ये आज मैं इस लाइव में दर्शकों को भी बता दूं, सभी दर्शकों को, कि उस नाले का मुद्दा मैंने जानबूझकर उठाया क्योंकि अभी तक हम वहां से लाइव नहीं हुए हैं। मैं उसके मुद्दे के ऊपर भी, क्या ये सरकार जो है बिल्कुल नहीं सुनती। और मेरा तो खुद का आरोप यह है कि हम पत्रकार लोग हैं, हमारे चैनल पर दिखाने के बावजूद भी कोई भी सरकारी और अधिकारी जो है वो सामने नहीं आया उस नाले के मुद्दे के ऊपर, और ना कोई बोलने को कैमरे पर तैयार है। नाला बना रही है, एक्शन बना रहा है, जेई बना रहा है, एसडीओ बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर बयान की बात यदि आती है कि आप ये गड़बड़ कर रहे हो भाई, तो वो बोलते हैं कि डीसी मैडम का आप बयान जाकर लो। तो इसके ऊपर आप बताइए, आप क्या कहोगे? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का एक जवाब देता हूं। आपने भी कहा कि आपके दिखाने के बावजूद भी कोई अधिकारी सामने नहीं आया, सरकार का नुमाइंदा सामने नहीं आया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अच्छा है कोई नहीं आया,
क्योंकि सरकार का सबसे पहला काम क्या है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, इन सब का सबसे बड़ा काम एक है कि जो भी सरकार के खिलाफ व्यक्ति बोलता है, खास तौर पे मीडिया का साथी, सबसे पहले उसको धर लेते हैं। कितने ही टेलीविजन चैनलों के जो हैं वो जो रिपोर्टर हैं वो कितने धरे गए, प्रसून वाजपेयी हो, सबको, सबके बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने सरकार के खिलाफ नहीं वो लोग बोल रहे थे। आपने ये बात सरकार के खिलाफ नहीं उठाई नाले की, आपने जनता के हित में आवाज उठाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता के हित में आवाज उठाना ये लोग मानते हैं कि देशद्रोह है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जाती है साहब, तो ये उन लोगों को पकड़ लेते हैं, उनका नुकसान करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अच्छा हुआ कि आपके ये लोग आप इनकी नजरों में नहीं आए, वरना सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाने की इन्होंने कोशिश की, बैन लगाया, करनाल में लगाया, करनाल में लगाया, सोनीपत में लगाया गया, बिल्कुल। लेकिन हाईकोर्ट में जाकर के हमारे ही कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने जाकर के हाईकोर्ट में ये मामला लड़ा, तब जाकर के वो बैन हटाया गया। ये लोग इस मिट्टी के हैं। दूसरी बात में आपने जो कही है कि जो कोई बिल्डर है वहां पर उसका नुकसान की बात, साहब ये सरकार ना गरीब की है, ना मजदूर की है, ना कर्मचारी की है, ना छोटे व्यापारी की है। मैं छोटा व्यापारी जानबूझ करके शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि व्यापारी शब्द एक व्यापक चला जाता है। कुछ लोग टेंट हाउस को, क्रोकरी के सामान को, करियाने के दुकान को व्यापारी मान लेते हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि वो व्यापारी नहीं है, ये सरकार उनकी भी नहीं है। ये सरकार बड़े घरानों की सरकार है। अंबानी के लिए काम करेगी, अडानी के लिए काम करेगी, रामदेव के लिए काम करेगी, विजय माल्या के लिए काम करेगी, मेहुल चौकसी नीरव मोदी के लिए काम करेगी, ये इनके लिए काम करती है। इनके अलावा अगर कोई और का मुद्दा आएगा तो इनके लिए कोई मायने रखता नहीं है। ये प्रधानमंत्री का मामला आता है। फिर आप स्टेट में आ जाइए, स्टेट में जो मुख्यमंत्री के स्तर के हैं जो लोग, वो उनके लिए काम करेंगे, उसे आम आदमी से लेना देना कुछ नहीं है। उसके बाद अब कुरुक्षेत्र में आ जाइए, लोकल स्तर पर है, जो जहां बैठा है। मेरा भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है, कोई सांसद है, जितनी जिसकी जहां तक अप्रोच चलती है, जो सांसद का मामला है संसद तक है, विधायक का मामला अपने हल्के तक है, ये मदद करेंगे पैसे वालों की, बड़े व्यापारियों की, बड़े घरानों की। आम आदमी चाहे नाले में डूब के मर जाए, चाहे आम आदमी की गाड़ी नाले में गिर जाए, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके यहाँ के विधायक का एक बयान याद दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी याददाश्त हर मामले में बहुत बढ़िया है भगवान के आशीर्वाद से, कि 2018 के अंदर जब कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई थी, तो ये चैतन्य नाला जो यहाँ से निकलता है सेक्टर 30 की तरफ से होते हुए, यहाँ के मामले में स्थानीय विधायक ने बयान दिया था कि बाढ़ क्यों आई। वो कहते थे कि सेक्टर के जो लोग हैं वो अपनी गंदगी नाले में डालते हैं, इस वजह से नाला बंद हो गया। यार कमाल का बयान है। आप जनता के नुमाइंदे हो, पहली बात तो है कि जनता गंदगी डालेगी कहाँ, खुले में तो डालेगी, तब आप स्वच्छता अभियान के नाम पर उसका चालान काट दोगे। वो कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए भाई। और दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर वे से उस गंदगी को उठाने का इंतजाम करोगे, अगर जनता ने गंदगी नाले में डाली, आप उसकी नाले की सफाई का काम करोगे, तो भैया बाढ़ क्यों आएगी, किसी का नुकसान क्यों होगा। तो सरकार साहब ये देखिए, सरकार जहां तक अधिकारियों का जो मामला आता है, अधिकारी, हमने भी सत्ता देखी है यार। देखिए अधिकारी काम करता है सरकार के अंदर, डिपेंड करता है सरकार की मंशा के ऊपर। एक सरकार तो है कि जनता के हित के लिए अधिकारी का प्रयोग करती है, एक सरकार ऐसी है कि जनता के खिलाफ अधिकारी का प्रयोग करती है। कांग्रेस के सरकार में अधिकारियों को जो डांटा जाता था, अधिकारियों से अगर कोई बात की भी जाती थी, अधिकारियों से सिफारिश की भी जाती थी, सरकार द्वारा करनी पड़ती है। बहुत से लोग होते हैं, हमें भी करना पड़ता है यार, कोई साथी आएगा उसका काम है। हम जायज काम के लिए टेलीफोन करते थे, हम भी काम करते, हम भी कहते थे अधिकारी को कि फलां का काम कीजिए, क्योंकि वो जायज बनता है। कांग्रेस की सरकार में जायज काम के लिए अधिकारियों को तंग किया जाता था, कहा जाता था उनको, क्योंकि कई बार अधिकारी की मंशा भी ऐसी होती है साहब, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको कि आम आदमी से ज्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंने पहली सरकार देखी है जहां पर जनता के हित के लिए अधिकारी का प्रयोग नहीं किया जाता, जनता को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। और यही वजह है कि जिस अधिकारी में जरा सी भी इंसानियत होती है वो अधिकारी सामने आ नहीं पाता। वो तभी कभी डीसी पर बहाना डालता है, कभी एक्शन पर डालता है, एक्शन एसडीओ पर डालता है, लेकिन सामने कोई नहीं आएगा। और मैं ये भी कहता हूं कि अगले 4 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी, कोई अधिकारी जवाब देने के लिए आपके चैनल के पास नहीं आएगा। एक और मुद्दा था, अभी मेरे को याद आया, मैं अभी वही मुद्दा सोच रहा था कि बीजेपी का कहना यह है कि दलाल नहीं रहेंगे, दलाल को खत्म कर रहे हैं, दलाल प्रथा बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा नजारा कुरुक्षेत्र में, शायद आपने भी वो वायरल वीडियो देखी होगी, सरकारी हॉस्पिटल में जो है एक दलाल घूम रहा था और मीडिया में काफी वो वायरल हुई है, बहुत लाखों लोगों ने वो पोस्ट शेयर की है। दलाली के बारे में बताइए, जो बीजेपी कहते हैं कि दलाल खत्म कर देंगे। देखिए साहब, सरकारी दलालों पे है,
सरकारी दलाली पर चल रही है। दुष्यंत चौटाला कौन है? ध्यान से देखिए, दलाली का मतलब ये लोग पता क्या कहते हैं, ये लोग छोटे कमीशन को 2% दो, जो आड़ती कमीशन लेता है उसको दलाल बताते हैं। इतने नालायक लोग हैं, इतना नकारा लोग हैं। ये कहते हैं कि मोटे मोटे दलाल होने चाहिए, लाखों करोड़ों के दलाल होने चाहिए। नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? आज के प्रधानमंत्री जरूर है, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन वो किसके लिए काम करते हैं? वो अंबानी के लिए काम करते हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी अंबानी के लिए काम नहीं करते, मेरा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से एक है, दलाल शब्द के ऊपर ही मैं जोर देना चाहता हूं जहां तक दलाल की बात आती है। ऐसी क्या वजह रही कि सरकारी कंपनी हाल के होते हुए जो भारत के शस्त्र निर्माण का कार्य करती है, मुकेश अंबानी की कोई रिलायंस की एक कंपनी बनवा करके, रातों रात एक कंपनी बनवा करके, राफेल की जो साझेदारी फ्रांस की गवर्नमेंट को दी गई वो मुकेश अंबानी को दी गई। इसको क्या कहेंगे साहब आप? 539 करोड़ का जो जहाज था, 529 या 539 करोड़ का जहाज जो कांग्रेस के टाइम में आना था, 1629 करोड़ रुपए 3 गुना रेट पर वो खरीदा जाता है। अब इसको दलाली कहें, इसको क्या कहें, मेरी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि ये तो मामला ऐसा है ना। अब इसको दलाली भी कैसे गए? अब ये तो है ही मोटा मामला। लेकिन ये मेरे कहने की बात नहीं है, जनता देख रही है, आप लोगों के माध्यम से जनता जान रही है। इन लोगों के लिए दलाल शब्द जो है वो मोटा शब्द है, जो इनके लिए काम करता है वो दलाल है। देखिए, आड़ती के बारे में उन्होंने किसान को कहा कि दलाल को बीच से हटाएंगे। भैया, वो दलाल आपसे क्या लेता है, वो किसान से क्या लेता है? किसान तो उस दलाल को खुद चाहता है, अगर वो दलाल है। पहली बात मैं बता दूं, वो दलाल नहीं है, वो कमीशन एजेंट है, वो काम करता है। दलाली वो होती है जो एक छुपा हुआ। आपकी बात से मैं बीच में काट रहा हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि जो किसान का नाता एक आड़ती से है वो पिता पुत्र का है। क्योंकि किसान के घर यदि कोई अच्छा प्रोग्राम होगा, बेटी की शादी है, वो सीधा आड़ती के पास जाएगा, तुरंत उसे आड़ती जो है पैसा देगा। इसलिए वहां तो चलो दलाली जो शब्द है दलाल का जो सरकार ने दिया वो गलत है। एक सेकंड, इन्हीं की जो नेता रही हैं आदरणीय सुषमा स्वराज जी, आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हैं। उन्हीं ने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी कि आड़ती किसान का एटीएम है। और मैं भी कहता हूं, मैं किसान का बच्चा हूं, मैं भी खेती करता हूं, मेरी भी गांव में जमीन है, मैं भी खेती करवाता हूं। मेरा भी आड़ती के बिना काम नहीं चलता। मैं कितना ही कमाता हूं, मैं और काम भी करता हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, मगर आड़ती के बिना मेरा भी काम नहीं चलता भाई। मुझे भी जरूरत पड़ती है जब मोटे पैसे की, तो मैं भी आड़ती के पास ही जाता हूं कि भाई दे। अब देखिए साहब, आप पैसा बैंक से ले, आड़ती से लें, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना। आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या आपको बैंक को ब्याज नहीं देना पड़ता? अगर आपको आड़ती को ब्याज देना पड़ता तो कौन सी आफत आ गई? ना किसान को एतराज है, ना आड़ती को एतराज है, सरकार को एतराज है। पहले वो जब कांग्रेस की राज थी तो आड़ती एटीएम था, लेकिन क्योंकि अब सारी की सारी जो दलाली की बात है वो अंबानी और अडानी के लिए उन्होंने रख दी, अब वो आड़ती जो किसान का एटीएम था उनको दलाल नजर आता है। ये इनकी गंदी सोच और मानसिकता का परिणाम है साहब। तो दोस्तों, सभी दोस्तों को धन्यवाद जो मेरे साथ लाइव में जुड़े, और धन्यवाद वकील साहब, एडवोकेट साहब भी हैं ये लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिनसे हमने तलक सवाल किए, और ये तलक सवाली जो है आने वाले समय में जारी रहेगी एडवोकेट साहब के साथ। और यहाँ पर जो है ये वरिष्ठ नेता भी हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पूर्व जो है प्रवक्ता भी रहे हैं। धन्यवाद साहब, सभी दर्शकों का धन्यवाद।